नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो दिलचस्प भी है और सच कहो तो थोड़ी डरावनी भी। हम बात कर रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की, और इसके लिए हम फ्राइड कार की किताब डार्क साइकोलॉजी एंड एनालाइज पीपल के कुछ हिस्सों को देखेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये किताब कई गहरे विषयों को छूती है, जैसे बॉडी लैंग्वेज को समझना, पर्सुएशन यानी किसी को अपनी बात मनवाना, फिर इमोशनल मैनिपुलेशन, भावनाओं से खेलना। हाँ वही, और माइंड कंट्रोल, हिप्नोसिस, ब्रेन वॉशिंग, एनएलपी, ये सब। तो हमारा इरादा आज यही है कि इन मनोवैज्ञानिक तकनीकों को थोड़ा समझें। आखिर ये काम कैसे करते हैं और इनका अच्छा या बुरा इस्तेमाल कैसे होता है, और सबसे जरूरी शायद कि इन्हें पहचाने कैसे, ताकि कोई हमें मैनिपुलेट ना कर पाए। बिल्कुल सही। और देखिए, लेखक खुद भी किताब में ये चेतावनी देते हैं कि इन चीज़ों का ज्ञान खतरनाक भी हो सकता है। मतलब इसे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है, पर गलत लोग इससे बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा। तो हम यहाँ सिर्फ समझने और पहचानने पर जोर देंगे। किताब भी साफ कहती है कि इसके गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। साइकोलॉजी तो हम समझते हैं, मन का विज्ञान। ये डार्क साइकोलॉजी क्या भला है? देखिए, आम मनोविज्ञान तो मन की चेतन अचेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन है। डार्क साइकोलॉजी कह सकते हैं उसी की एक शाखा है, पर इसका फोकस होता है दूसरों को प्रभावित करने, बहकाने, उनकी सोच बदलने पर। और अक्सर ये सब गलत तरीकों से होता है, हेरफेर के लिए। लेकिन इससे लेके कुछ गलत फहमियां भी होंगी। हाँ, बहुत हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं ये कोई जादू है कि बस चुटकी बजाई और किसी का दिमाग कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं है। अच्छा। या ये सिर्फ हिप्नोसिस या एनएलपी ही है। वो भी पूरी सच्चाई नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। और ये भी नहीं कि ये सिर्फ चालाक लोगों का हथियार है जो किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। देखिए, इन तकनीकों के असर के लिए सामने वाले का थोड़ा ससेप्टेबल होना, मतलब उन पर असर होने की गुंजाइश होना जरूरी है। मतलब जिनकी विल पावर स्ट्रांग है उन पे असर कम होगा। हाँ, कह सकते हैं। जिनकी मानसिक सीमाएं मजबूत हैं उन्हें प्रभावित करना मुश्किल होता है। तो फिर ये असल में है क्या? अगर जादू नहीं है, सिर्फ हिप्नोसिस नहीं है, तो क्या है? एक तरह का मनोवैज्ञानिक टूलकिट? हाँ बिल्कुल, सामाजिक प्रभाव और हेरफेर का एक टूलकिट। इसमें जो इसे इस्तेमाल करता है वो अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ओह। और ये नुकसान कभी कभी लंबे समय तक रहता है, स्थायी भी हो सकता है। ओह। ये किसी के सोचने के तरीके को बदलने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग, दोहराव, विचार कंडीशनिंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। आपने कहा पर्सुएशन और मैनिपुलेशन, इनमें क्या फर्क है? क्योंकि दोनों में ही हम किसी को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पर्सुएशन या अनुनय का इरादा जानबूझकर नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे आप किसी दोस्त को सिगरेट छोड़ने के लिए मनाते हैं, वो पर्सुएशन है। ठीक है। लेकिन मैनिपुलेशन या हेरफेर करने वाला वो सामने वाले की भलाई की परवाह नहीं करता। उसका मकसद सिर्फ कंट्रोल पाना होता है, चाहे किसी भी कीमत पर। और डार्क साइकोलॉजी ज्यादातर मैनिपुलेशन पर चलती है। हाँ बिल्कुल। किताब में मैनिपुलेशन के कुछ चरण भी बताए हैं, जैसे बहुत धीरे से शुरुआत करना, फिर पुरानी सोच पर सवाल उठाना, भावनाओं का इस्तेमाल करना। सब्र रखना बहुत जरूरी होता है मैनिपुलेटर के लिए, और फिर आखिर में अपने विचारों को पक्का कर देना। दिलचस्प है। किताब कहती है आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, पर एक नया विचार दिमाग में डालने में सिर्फ 1 घंटा लग सकता है। हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। मतलब 1 घंटे में किसी के मन में शक का बीज बोया जा सकता है। वाकई। अच्छा, अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसे किताब डार्क ट्रायड कहती है। इसे डार्क साइकोलॉजी का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा गया है। इसमें 3 तरह के व्यक्तित्व आते हैं, है ना? साइकोपैथी, नार्सिसिज्म और मैकियावेलियनिज्म। सही। और किताब कहती है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग इन डार्क टेक्निकों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और इनका इस्तेमाल भी करते हैं। ये डार्क ट्रायड शब्द 2002 में केविन विलियम्स और डेलरॉय पॉलहिस ने दिया था। तो किताब के हिसाब से ये तीनों हैं क्या? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, नार्सिसिज्म, इनमें खुद को बहुत महान समझने की भावना होती है। वो चाहते हैं कि सब उनकी तारीफ करें, हक जताते हैं, दूसरों पर हावी होना चाहते हैं। अच्छा। और ये लोग अक्सर बातों से या भावनाओं से चोट पहुंचाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इनमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। ठीक है। और मैकियावेलियनिज्म, ये लोग बहुत कैलकुलेटिंग होते हैं, जोड़ तोड़, साजिश, इनका यही काम है। अनैतिक होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर या चालाकी से अपना फायदा निकालते हैं। और साइकोपैथी, इसमें सोशियोपैथी भी शामिल है। ये असामाजिक व्यक्तित्व विकार है। ऊपरी तौर पर बड़े आकर्षक लग सकते हैं। अच्छा।
लेकिन इनमें सहानुभूति और पछतावे की जबरदस्त कमी होती है। आवेगी होते हैं, ढीठ होते हैं। किताब ये फर्क बताती है कि साइकोपैथ शायद शारीरिक हिंसा की तरफ ज्यादा झुकें, जबकि सोशियोपैथ भावनाओं से खेलने में माहिर होते हैं। किताब में टेड बंडी का उदाहरण है। वो आकर्षक था, पर कितना हिंसक था। हाँ, उसका आकर्षण ही उसका हथियार था। इन तीनों, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म, साइकोपैथी, इनमें कुछ कॉमन बातें भी हैं जो किताब बताती हैं। क्या है वो? मुख्यतः 3 लक्षण बताए गए हैं। पहला, धोखा, डिसेप्शन। इनमें सहानुभूति, ईमानदारी, वफादारी की कमी होती है। लालची होते हैं, रिश्तों में धोखा देने की संभावना ज्यादा। मैकियावेलियन और साइकोपैथ तो खुलेआम धोखा देते हैं। नार्सिसिस्ट थोड़े अलग हैं, वो ज्यादा चालाकी से या कभी-कभी खुद को भी धोखा देते हुए काम करते हैं। मतलब वो अपने झूठ पर खुद भी यकीन करने लगते हैं। अरे बाप रे! दूसरा लक्षण? दूसरा है मनोसामाजिक प्रभाव, साइकोसोशल रेपरकशंस। इनमें गुस्सा, आक्रामकता, हिंसा, बदमाशी जैसी चीजें दिखती हैं। जोखिम भरा व्यवहार करते हैं, जैसे बिना सोचे समझे कुछ कर देना, नशा करना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना। इनका इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ कम होता है और ये अक्सर अकेलेपन या डिप्रेशन से जूझते हैं। और तीसरा है निष्ठुरता, कैलसनेस, मतलब सहानुभूति की एकदम कमी, दिल पत्थर का होना। किताब में शोध का जिक्र है कि शायद बचपन के बुरे अनुभव या ट्रॉमा सहानुभूति के विकास को रोक देते हैं। आपने सहानुभूति की बात की। किताब में इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, भावात्मक और संज्ञानात्मक। ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। भावात्मक सहानुभूति होती है दूसरों का दर्द महसूस करना और वैसे ही प्रतिक्रिया देना, जैसे किसी को रोता देख खुद भी दुखी हो जाना। डार्क ट्रायड वाले लोग इसमें बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें दूसरों के दुख से दुख नहीं होता। अच्छा। इतने संज्ञानात्मक सहानुभूति में वो माहिर होते हैं। इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, ये जानना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो समझते हैं कि हमें कैसा लग रहा है, पर महसूस नहीं करते। बिल्कुल, और यही समझ उन्हें मैनिपुलेशन में मदद करती है। वो जानते हैं कि आपकी दुखती रग क्या है और उसी को दबाते हैं। किताब तो ये भी कहती है कि ऐसे लोग दूसरों को परेशान देखकर खुश हो सकते हैं और खुश देखकर चिढ़ सकते हैं या नकारात्मक महसूस कर सकते हैं। ये तो सच में बहुत डार्क है। और ऐसे लोगों के साथ रिश्ते निभाना तो बहुत मुश्किल बल्कि दर्दनाक ही होगा। हाँ, किताब के अनुसार अनिवार्य रूप से दर्दनाक होते हैं। वो पीड़ित को अकेला कर देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। चलिए अब जरा पर्सुएशन और इन्फ्लुएंस पर आते हैं। हमने देखा कि डार्क ट्रायड वाले मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन अक्सर पर्सुएशन यानी अनुनय के नकाब में आता है। तो ये अनुनय की आम तकनीकें क्या हैं जिनका जिक्र किताब करती है? हाँ, देखिए, सामाजिक प्रभाव का मतलब है वो तरीके जिनसे हम दूसरों के विचार, भावनाएं या व्यवहार बदलते हैं, और ये हमेशा बुरा नहीं होता। हाँ। किताब कुछ आम तकनीकें बताती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और शायद इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे एंकरिंग, किसी एक चीज को पैमाना बना देना ताकि दूसरी चीज उसके मुकाबले बेहतर लगे। मतलब जैसे दुकान में पहले ज्यादा दाम बताना, फिर डिस्काउंट देना। हाँ बिल्कुल, वो पहला दाम एक एंकर बन जाता है। या फिर प्रतिबद्धता और स्थिरता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, पहले छोटी सी हाँ करवाना, फिर धीरे धीरे बड़ी मांग रखना। अच्छा। फिर है सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ, ये देखना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और वैसा ही करना। सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। सोशल मीडिया ट्रेंड्स इसी पे चलते हैं शायद। बिल्कुल। और अधिकार, अथॉरिटी, किसी एक्सपर्ट या जानी मानी हस्ती का हवाला देना, जैसे टूथपेस्ट के ऐड में डेंटिस्ट। और अभाव, स्कैसिटी, किसी चीज को कम या लिमिटेड बताकर उसे ज्यादा कीमती बना देना, लिमिटेड टाइम ऑफर। हाँ, ये सब तो रोज ही देखते हैं हम। तो ये तकनीकें मैनिपुलेशन कब बन जाती हैं? जब इरादा गलत हो, जब मकसद सामने वाले को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा निकालना हो। कुछ तकनीकें तो हैं ही ऐसी जो ज्यादातर मैनिपुलेशन के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। जैसे? किताब में जिक्र है भय और राहत, फियर एंड रिलीफ का। हाँ। पहले किसी चीज का डर दिखाना, जैसे नौकरी जाने का डर, और फिर अचानक राहत देना, और उसी वक्त अपनी कोई बात मनवा लेना। या फिर बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। वैसे तो बॉडी लैंग्वेज समझना अच्छा है, पर अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ जानकारी निकालकर सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए किया जाए, ना कि रिश्ता बनाने के लिए, तो ये मैनिपुलेशन है। और कुछ तकनीकें ऐसी भी होंगी जो कभी सही कभी गलत हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे बिजनेस नेगोशिएशन में मोल भाव करना ठीक है, पर वही तकनीक अगर आप अपने पार्टनर या बच्चों के साथ इस्तेमाल करें तो वो गलत है, वो हेरफेर है।
या मान लीजिए आप किसी को प्रेरित करने के लिए कहानी सुना रहे हैं, वो ठीक है, पर अगर आप सच छिपाने या ध्यान भटकाने के लिए लंबी चौड़ी कहानियां घड़ रहे हैं तो वो हेरफेर है। समझ गई। अब बात करते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन की, भावनात्मक हेरफेर। इसे गैसलाइटिंग भी कहते हैं। किताब कहती है ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ये वाकई बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये पीड़ित को अपनी ही समझ, अपनी याददाश्त, अपनी रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर देता है। किताब में इसके 14 संकेत दिए हैं। कुछ मुख्य बातें बता सकते हैं? जरूर। पूरी लिस्ट तो लंबी है, पर कुछ आम पैटर्न जो किताब बताती है। मैनिपुलेटर अक्सर फायदे वाली जगह चुनते हैं, जैसे अपना घर या ऑफिस, जहां वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अच्छा। वो बहुत जल्दी करीबी बनाने की कोशिश करते हैं, एकदम से पर्सनल सवाल पूछना, ताकि आप भरोसा करके जानकारी दे दें। वे तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, झूठ बोलना, बातें बढ़ा चढ़ाकर बताना या किसी बात को संदर्भ से हटाकर पेश करना, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। हाँ, ताकि आप भ्रमित हो जाएं। फिर है बौद्धिक धौंस जमाना, खासकर ऑफिस में, खुद को ज्यादा जानकार दिखाकर या नियमों का डर दिखाकर आपको कमतर महसूस कराना। ये तो बहुत होता है। और जब आप अपनी कोई चिंता बताते हैं तो वो या तो गुस्सा हो जाते हैं या बेचारे बन जाते हैं, ताकि आप ही बुरा महसूस करें। आपकी समस्याओं को छोटा बताकर हमेशा अपनी ही बात करते हैं। और वो शहीद बनने वाला पैटर्न। हाँ, शहीद की तरह अभिनय करना। पहले मदद करेंगे, फिर उसका इतना एहसान जताएंगे कि आप पर बोझ बन जाए। और वो अपमान को मजाक बताना। बिल्कुल। बुरी बातें कहेंगे और फिर बोलेंगे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, या तुम तो सीरियस हो गए, जबकि वो जानबूझकर चोट पहुंचा रहे होते हैं। और गलतियों की जिम्मेदारी अभी नहीं लेते, हमेशा दोष दूसरों पर डालते हैं। और लगातार आलोचना। हाँ, हमेशा आलोचना करना, ताकि आपका आत्मविश्वास गिरा रहे। अच्छे पलों में भी कोई ना कोई कमी निकाल देना। और सबसे खतरनाक शायद, आपकी कमजोरियों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। हाँ, जो बातें आपने भरोसे में बताई उन्हीं का इस्तेमाल करना, अफवाह फैलाना, आपको दोषी महसूस कराना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना या खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। और फिर आती है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग, जिसमें वो आपकी सच्चाई को ही नकार देते हैं। कहते हैं ऐसा तो हुआ ही नहीं, या तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, या तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। किताब बताती है कि इसका संबंध आत्महत्या के बढ़ते जोखिम से भी है। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, लेकिन जरूरी है। अच्छा, अब जरा बॉडी लैंग्वेज पर आते हैं। कहते हैं हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। किताब के अनुसार बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखने से क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि आप शब्दों के पीछे छिपी सच्ची भावनाओं को समझ सकते हैं, झूठ पकड़ सकते हैं, अपनी फर्स्ट इंप्रेशन बेहतर बना सकते हैं, अपने खुद के इशारों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किताब ये भी कहती है कि सिर्फ एक इशारे से नतीजा ना निकालें, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, और पहले अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। कुछ खास इशारे जो किताब में बताए गए हैं, जैसे चेहरे के हाव भाव, होंठ, नाक, भौहें। हाँ, जैसे होंठ अंदर की तरफ खींचना मतलब शायद कुछ छिपा रहे हैं, होंठ काटना मतलब चिंता या तनाव, नाक को छूना मतलब सोचना, नथुने फुलाना मतलब गुस्सा, भौहें ऊपर उठाना मतलब आश्चर्य, सिकुड़ना मतलब अविश्वास। शरीर की मुद्रा भी बहुत कुछ कहती है। जैसे किसी की तरफ झुककर बात करना मतलब रुचि दिखाना, कंधे झुके होना मतलब उदासी या डर, सीना तानकर खड़ा होना मतलब आत्मविश्वास। और आंखें, इन्हें तो आत्मा की खिड़कियां कहते हैं। सही कहा, आंखों का दिमाग से सीधा कनेक्शन है। किताब कहती है आंखें जलन, आकर्षण, शक, धोखा सब बता सकती हैं। कैसे? कुछ उदाहरण? जैसे तेजी से पलकें झपकाना तनाव या अहंकार दिखा सकता है। लगातार नजरें मिलाना और सिर हल्का झुकाना अक्सर आकर्षण का संकेत है। पुतलियों का फैलना आराम या किसी पसंद की चीज को देखने का संकेत है, जबकि पुतलियों का सिकुड़ना रुचि खत्म होने का। और छूट पकड़ने के लिए आंखों के क्या संकेत हैं? किताब कई चीजें बताती है, जैसे कोई भाव चेहरे पर बहुत देर तक रखना, 4 सेकंड से ज्यादा, आंखों और मुंह के भाव में तालमेल न होना, नजरें चुराना या पकड़े जाने पर एकदम से जम जाना, बार बार मुंह या गले को छूना, गहरी सांस लेना। और एक दिलचस्प बात, दाएं हाथ वालों में अगर वो बात करते हुए नीचे और दाईं तरफ देख रहे हैं तो हो सकता है वो कहानी गढ़ रहे हों। वाह, ये तो काफी बारीकियां हैं। चलिए अब हिप्नोसिस यानी सम्मोहन पर आते हैं। किताब इसे एक ट्रांस जैसी स्थिति बताती है। ये नींद नहीं है। नहीं, ये नींद नहीं है, ये एक बदली हुई मानसिक स्थिति है जिसमें एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है और इंसान सुझावों को ज्यादा आसानी से मानने लगता है।
ये अति जागरूकता की स्थिति है, नींद की नहीं। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है और सब पर काम करें ये भी जरूरी नहीं। इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं? मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। एक कहता है ये चेतना की बदली हुई अवस्था है, एक तरह का ट्रांस। दूसरा कहता है कि ये बस सम्मोहन करने वाले के साथ मिलकर एक कल्पना करने जैसा है, एक भूमिका निभाना। रिसर्च ये मानती है कि इसमें एकाग्रता और सुझाव मानने की क्षमता बढ़ जाती है और ये उन लोगों पर बेहतर काम करता है जो खुद सम्मोहित होना चाहते हैं। विश्वास जरूरी है। और जो नहीं होना चाहते, उनके लिए ध्यान भटकाने वाली तकनीकें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और कौन कितनी आसानी से सम्मोहित होगा, यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। किताब में इसकी प्रक्रिया के चरण भी बताए गए हैं। हाँ, मुख्य रूप से 2 चरण हैं, सम्मोहन प्रेरण इंडक्शन और सम्मोहन सुझाव सजेशन। इंडक्शन में व्यक्ति का ध्यान केंद्रित किया जाता है। किताब में जेम्स ब्रेड की एक विधि का जिक्र है, किसी चमकदार चीज पर टकटकी लगाना जब तक आंखें थक ना जाएं। अच्छा। और फिर सुझाव दिए जाते हैं। ये सुझाव मौखिक भी हो सकते हैं, अमौखिक भी। इस पर बहस है कि ये सुझाव चेतन मन को दिए जाते हैं या अचेतन मन को, जैसे कहानियों या रूपकों के जरिए। और कौन कितना ससेप्टेबल है, ये भी अलग होता है। हाँ, बहुत अलग। कुछ लोग बहुत आसानी से ट्रांस में चले जाते हैं, शायद अपनी मर्जी के बिना भी, जबकि दूसरों को बहुत मुश्किल होती है। ये उनकी मानसिक सतर्कता और वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। अब आते हैं एक और बहुत गंभीर विषय पर, ब्रेन वॉशिंग। किताब इसे हमेशा नकारात्मक और खतरनाक बताती है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद ही होता है व्यक्ति के मूल विचारों, विश्वासों और मूल्यों को जड़ से उखाड़ फेंकना और उनकी जगह नए विचार डालना। ये हमेशा नुकसानदेह होता है। किताब में कोरियाई युद्ध के अमेरिकी बंदियों का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें यातना देकर उनकी निष्ठा बदलने की कोशिश की गई थी। ये बाकी तरीकों जैसे परसुएजन या प्रोपेगेंडा से कैसे अलग है? ये उन सबसे ज्यादा गंभीर है। ब्रेन वॉशिंग बिना सहमति के, इच्छा के विरुद्ध की जाती है। इसका मुख्य हथियार है अत्यधिक अलगाव, आइसोलेशन। व्यक्ति को बाहरी दुनिया से, जानकारी के दूसरे स्रोतों से, दोस्तों, परिवार से पूरी तरह काट दिया जाता है। क्यों? ताकि वो पूरी तरह ब्रेन वॉशर पर निर्भर हो जाए। उसकी जानकारी का, उसकी जरूरतों का एकमात्र स्रोत वही बन जाए। ये बंदी शिविरों, कट्टरपंथी समूहों, कल्ट्स या अपहरण जैसी स्थितियों में आम है। अलगाव के बाद क्या होता है? लक्ष्य होता है पूरा नियंत्रण पाना। एक सख्त दिनचर्या थोपी जाती है। व्यक्ति की पहचान पर हमला किया जाता है, उसे लगातार नीचा दिखाया जाता है, उसमें अपराध बोध जगाया जाता है, उसे अपने ही मूल्यों, अपने देश, अपने परिवार के खिलाफ बोलने पर मजबूर किया जाता है। ये शारीरिक यातना से होता है या मानसिक? अक्सर शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक और मानसिक यातना पर जोर होता है। मकसद होता है व्यक्ति को अंदर से तोड़ देना, उसकी पुरानी पहचान को नष्ट कर देना। और फिर जब व्यक्ति टूटने के कगार पर पहुंच जाता है, तब अचानक थोड़ी नरमी या दया दिखाई जाती है। इससे एक अजीब सा बंधन बन जाता है। रॉबर्ट जे लिफ्टन ने इसके 10 चरण बताए हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे पहचान पर हमले से लेकर अपराध बोध, टूटने का बिंदु, फिर नरमी, कबूलनामा और अंत में एक नई पहचान का जन्म होता है। ये पूरी प्रक्रिया पहचान को मिटाकर नई पहचान बनाने की, ये तो बहुत ही भयावह है। हाँ, ये व्यक्ति को पूरी तरह बदल सकती है, कम से कम कुछ समय के लिए। हालांकि किताब ये भी कहती है कि प्रभाव हमेशा स्थायी नहीं होते। पुरानी पहचान कहीं छिप जाती है और बाद में वापस आ सकती है। चलिए अब आखिरी विषय पर आते हैं, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। किताब इसे कैसे समझाती है? न्यूरो प्लस लिंग्विस्टिक प्लस प्रोग्रामिंग। हाँ, न्यूरो यानी हमारे विचार और मानसिक प्रक्रियाएं, लिंग्विस्टिक यानी भाषा, हम कैसे सोचते और बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग यानी हमारे अंदरूनी पैटर्न या स्क्रिप्ट। NLP मन के काम करने के तरीके को समझने का एक मॉडल है। इसे अक्सर छद्म विज्ञान भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। ये मानता है कि हमारे विचार, भाषा और व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें समझकर बदला जा सकता है। ये 70 के दशक में अमेरिका में विकसित हुआ और इसका इस्तेमाल थेरेपी, बिजनेस, शिक्षा, खेल, कई क्षेत्रों में होता है। तो ये भी अच्छा या बुरा हो सकता है? बिल्कुल। आप इसका इस्तेमाल अपनी आदतें बदलने, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये हुआ पॉजिटिव इस्तेमाल। या फिर आप इसका इस्तेमाल दूसरों की कमजोरियों, उनके डर, उनकी उम्मीदों को समझने के लिए कर सकते हैं। और फिर उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। हाँ, जैसे किसी की अच्छी भावना को किसी खास इशारे से जोड़ देना, एंकरिंग, और फिर उस इशारे का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल करना।
या किसी का भरोसा जीतने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करना, मिररिंग। तो एनएलपी खुद में एक टूल है, इरादा इसे डाक बनाता है। सही कहा। ये एक तकनीक है, इसका इस्तेमाल आप पर निर्भर करता है। किताब में कई और एनएलपी शब्द और तकनीकें बताई गई हैं, जैसे एक्सेसिंग क्यूज, आंखों की हरकत से मन की स्थिति जानना, मोडालिटीज, हमारी 5 इंद्रियां जानकारी कैसे प्रोसेस करती हैं, फ्यूचर पेस, भविष्य के लिए प्रतिक्रिया सेट करना। तो आज हमने डार्क साइकोलॉजी की कई अंधेरी गलियों में झांका। मैनिपुलेशन की चालें, डार्क ट्रायड व्यक्तित्व, बॉडी लैंग्वेज के छिपे इशारे, हिप्नोसिस और ब्रेन वॉशिंग के तरीके और एनएलपी के अच्छे बुरे पहलू। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो समझ आई वो ये है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। बिल्कुल, इन तकनीकों को जानना पहचानना ही हमें इनसे बचाता है। जैसा किताब कहती है, ब्रेन वॉशिंग को छोड़ दें तो ज्यादातर ये टूल्स हैं। इनका इरादा इन्हें अच्छा या बुरा बनाता है, इन्हें समझना हमें सुरक्षा देता है। और जाते जाते एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं, अब जब इन तकनीकों के बारे में इतनी जानकारी मिली है तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के व्यवहार को देखने का नजरिया कुछ बदलेगा? क्या अब वो छोटे छोटे संकेत पकड़ में आएंगे जिन पर पहले ध्यान नहीं जाता था? सोचने वाली बात है। हमारी आज की इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद।